Okay, my dear students, welcome back and assalamu alaikum. Walaikum assalam Ali Muhammad Saab. I think you are absent before the break unit. Okay, have you participated? Were you participating in the class? Okay, thank you. Okay, so my dear students, Alhamdulillah, we have discussed bad debt expense and now I am moving on advertising expense. ठीक है, हम कोशिश करते हैं आप इनको जल्दी जल्दी ज़रा कवर करें और जहां सवाल की डायरेक्शन चेंज होने लगेगी, जहां आपको लगे कि किसी के सवाल की वजह से आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप ज़रूर अपनी बात मुझ तक पहुंचाएं। ठीक है, रिक्वेस्ट टू ऑल क्लासमेट रिक्वेस्ट टू ऑल स्टूडेंट्स of the class that if you feel that someone's question is uh, making difficulty for you or uh, you are facing difficulty to understand the concept, so please bring it in my knowledge. So inshallah I will try my level best to explain it further. Yes, Walija, do you have any question? Walija? Okay, your mic was turned on, so that's why I asked, do you have any question? Now I have muted. Okay, my dear students, the next account is advertising expense. I don't think so that I have to explain what is advertising. Alhamdulillah, all knows what is advertising and why it is expense. Yes, exactly. Cost incurred in promoting a business. Yes, it is marketing expense because we spend money. अच्छा, ठीक है, तो चलें अब मैं एक क्वेश्चन करता हूँ. ठीक है, प्रोमोटिंग अवर ब्रांड. ओके, क्वेश्चन मेरा ये है आपसे, आपने एक टीवी चैनल से एग्रीमेंट किया कि वो आने वाले नेक्स्ट मंथ यानी अगस्त के 1 से लेकर अगस्त की 31 तक वो आपकी प्रोडक्ट का एड चलाएगा और आपने उसे आज कुछ पैसे अदा कर दिए. कब? 20 जुलाई 2020 को. सो व्हाट विल यू कॉल दिस अमाउंट? व्हाट शुड बी द अकाउंट ऑफ दिस अमाउंट? आर यू गोइंग टू से इट advertising expense? Is it expense? No. Alhamdulillah, number of students are replying that it is not an expense, but it is an asset, it is an advance. तारिक आजम साहब, ये एक्सपेंस नहीं है, रिसीवेबल भी नहीं है. रिबा, रिसीवेबल का मतलब तो आपको पैसे लेने हैं, आपको पैसे थोड़ी लेने हैं. आपने एडवांस पेमेंट की है किस चीज के अगेंस्ट? अरीबा आप बताइए प्लीज. अरीबा प्लीज बताइए, आपने ये जो पेमेंट की है किस चीज के अगेंस्ट की है? यस, एडवर्टाइजिंग. तो आपको एडवर्टाइजिंग की सर्विसेज मिलेंगी ना, आपको कोई चीज तो नहीं मिलने वाली. अगर आपको कोई चीज मिलने वाली होती तो आप इसे नाम देती हैं एडवांस टू कस्टमर, लेकिन आपको मिलेंगी सर्विसेज. तो सर्विसेज के लिए जो पैसे हम पहले से अदा करते हैं उसे क्या नाम देते हैं? द अमाउंट विच वी पेड फॉर सर्विसेज. यस, एग्जैक्टली, थैंक यू अरीबा. उसको कहते हैं प्रीपेड. आप एडवांस पे रुकी हुई हो, उसको कहते हैं प्रीपेड. तलाल बिन आमिर साहब, प्रीपेड के आप साथ लगाएंगे किस चीज के? वो प्रीपेड सर्विस नहीं, नाम बताएं प्रीपेड किस चीज का, क्या प्रीपे किया है हमने? यस अक्सा, थैंक यू. सो व्हाट इज द करेक्ट नेम ऑफ अकाउंट? इट इज प्रीपेड एडवर्टाइजिंग.
Okay. And when advertising becomes advertising payable, and when advertising becomes advertising payable, when newspaper have published, yes, liability कब बनता है, यही तो पूछ रहा हूं. एग्जैक्टली, मनाइल ने बहुत अच्छा डिफाइन किया. when we have taken services but not paid. बिल्कुल सही. आफ्टर टेकिंग सर्विसेज बट हैवंट पेड, बिल्कुल सही. ओके, तो अल्हम्दुलिल्लाह एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एडवर्टाइजिंग, एडवर्टाइजिंग पेबल, ऑल आर क्लियर. द नेक्स्ट अकाउंट इज अ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस. मेरे बच्चों, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्या है? डेप्रिसिएशन का वर्ड मैंने आपको बताया था. ऑल टेंजिबल एसेट्स एक्सेप्ट लैंड. नॉन करंट एसेट्स में ऑल टेंजिबल जो नजर आते हैं एक्सेप्ट लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, इक्विपमेंट, ऑटोमोबाइल्स, all these are tangible assets which you can feel, which you can touch. तो मेरे बच्चों, जी फातिमा बिल्कुल सही कह रही हैं आप. ठीक है, यानी उसकी कॉस्ट को रिड्यूस करना. सही है. एज द टाइम पासेस उसकी कॉस्ट को हम रिड्यूस करते हैं, क्योंकि हमें उसके बेनिफिट्स मिल रहे होते हैं ना. हम उस चीज को अपने बिजनेस में इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो हम कहते हैं कि उस चीज की कॉस्ट को रिड्यूस करते हैं, और एक वक्त आएगा कि ये चीज हमारे बिजनेस में हमें फायदा नहीं पहुंचाएगी. तो मेरे प्यारे बच्चों, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अल्हम्दुलिल्लाह आपको याद आ गया. तो बिल्कुल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस भी बैड डेट एक्सपेंस की तरह है. जब आप अपने फर्नीचर की कॉस्ट को रिड्यूस करते हैं, जब आप अपने फर्नीचर की कॉस्ट को कम करते हैं, जब आप अपने फर्नीचर की कॉस्ट को डिक्रीज करते हैं, तो क्या आपके पास से कैश जाता है? इतने स्लो रिप्लाई क्यों आ रहे हैं आप सबके? आप सब क्लास में हैं ना? तो इतना टाइम लगता है नो लिखने में? ओके, कैश नहीं जाता, ठीक है, मान लिया. तो अब क्या हम किसी से प्रॉमिस कर लेते हैं? क्या हम किसी फर्नीचर वाले के पास चले जाते हैं और बोलते हैं फर्नीचर वाले भाई, हमारा फर्नीचर की वैल्यू रिड्यूस हो गई है ना, तो हम आपको पैसे देंगे इंशाल्लाह, हम आपसे प्रॉमिस करते हैं. अरे किस बात के पैसे देंगे? हम तो उसे उसी वक्त पैसे दे चुके हैं जब हमने उससे फर्नीचर खरीदा था. एग्जैक्टली, एक्सीलेंट, खुश रहिए. व्हेन वी परचेज फर्नीचर वी हैव पेड द अमाउंट. तो अब थोड़ी देना है, और अब ना पैसे देना उसे कोई जिम्मेदारी है हमारी, क्योंकि हम तो पैसे दे चुके हैं. But after using that furniture in business operations up to 1 year, we decided that this furniture should be depreciated. The cost of the furniture should be reduced. So what will be the name of the reduction in cost? Yes, अब तो बेनिफिट ले लिया ना. यानी हमने 1 साल उस फर्नीचर को बिजनेस में यूज करके उसका बेनिफिट लिया, तो इसका मतलब है बेनिफिट लिया तो हमारा क्या हुआ? एक्सपेंस हुआ. और ना कैश गया और ना लायबिलिटी बढ़ी, बल्कि अपने एसेट की कॉस्ट को करेंगे रिड्यूस. एंड और हम एसेट की कॉस्ट को डायरेक्टली रिड्यूस नहीं करते. एक्सीलेंट. तो फिर क्या करें? एक ऐसा अकाउंट बनाएं जो इनडायरेक्टली हमारे एसेट की वैल्यू को कम करते हुए दिखाए, नजर आए. हमारा फर्नीचर ओरिजिनल जितने का है उतने का ही दिखे, लेकिन साथ में एक ऐसा अकाउंट भी हो जो फर्नीचर की कॉस्ट को रिड्यूस होते हुए दिखा रहा हो. एंड दैट अकाउंट कॉल्ड
It is nature taha, the name of account. Rija, name of account, that account name. Allowance for depreciation. Provision for depreciation. याद आया? रिजा तुम्हें समझ आया या नहीं? एंड द नेचर ऑफ दिस अकाउंट. बाकी सब लोग फिर क्लास में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, फायदा क्या आप लोगों का? शुएब साहब आप क्लास में हैं? शहीर साहब आप क्लास में हैं? तहा नदीम साहब, नूरुलन आप भी बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं. राविया आप भी बिल्कुल खामोश हैं बेटा. वजिया आपकी भी कोई पार्टिसिपेशन नहीं है. यस सर लिख के भेजने का क्या मतलब है? पार्टिसिपेशन कब होगी भाई? मैं हर बार इस तरह आप लोगों के नाम लेता रहूंगा? जी महाम बोले. जी महाम, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? नहीं. अगर अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस होता तो फिर वो एक्सपेंस में लिखा होता ना. अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन की नेचर क्या है? ये लिखा हुआ. Basically, allowance for depreciation, accumulated depreciation is reducing the cost of our asset. याद आया महम? तो जब ये हमारे एसेट की कॉस्ट को रिड्यूस कर रहा है तो इसकी नेचर क्या होनी चाहिए? कॉन्ट्रा एसेट. जी ओके, थैंक यू. द नेक्स्ट अकाउंट इज वेजेस एक्सपेंस. क्या मुझे वेजेस एक्सपेंस समझाने की जरूरत है? हैव वी डिस्कस्ड? आप एम्प्लॉयज से काम कराते हैं पर डे, पर आवर, पर पीस, और काम कराने के बाद अगर आप उन्हें पैसे ना दें तो वो पैसे देना आपकी लायबिलिटी, और अगर आप पैसे हाथ के हाथ दे दें तो भी आपका खर्चा, पैसे ना दें तो भी आपका खर्चा. जी बिल्कुल, प्लम्बर वाले एग्जाम्पल, या कोई भी ऐसा शख्स जो हमारे बिजनेस में आके हमारे लिए कुछ टेम्परेरी बेसिस का काम करे और फिर चला जाए, यानी वो फ्यू आवर्स के लिए हमारे पास आए और बिजनेस में हमें काम करके सर्विसेज देके चला जाए. यस, लोडर्स भी हो सकते हैं, बिल्कुल, बहुत बहुत सारे लोग हो सकते हैं. तो उनको जो पैसे हम देते हैं वो क्या कहलाते हैं? वेजेस एक्सपेंस. ठीक है, आगे बढ़ जाए, इजाजत है? आसान था ना वेजेस तो? जी. जो आप कह रहे हैं ना, पैसे ना देने पे वो हमारा एक्सपेंस बन जाता है, तो वो क्यों? आपकी आवाज क्लियर नहीं है फातिमा. आ तो रही है आवाज लेकिन क्लियर नहीं है, एक बार दोबारा कहें. सर पैसे ना देने का आपने कहा ना कि वो हमारा एक्सपेंस बन जाएगा, तो वो क्यों? ऐसे ना देने को मैंने एक्सपेंस कहा. जब लोडर्स ने सामान अनलोड और लोड कर दिया तो उन्होंने अपनी खिदमत हमें दे दी, तो अब हमें क्या करना चाहिए? सर मतलब वही बात हो गई ना कि सर्विसेज हमने ले ली तो हमें अब उनको पे करना होगा. तो अगर हम इमीडिएटली पे कर दें तो खर्चा तो हो गया. अब इमीडिएटली पे कर दें तो कैश डिक्रीज हो जाएगा, यानी हमारे एसेट पे फर्क पड़ जाएगा. और अगर हम इमीडिएटली पे ना करें तो फिर हमारी लायबिलिटी पे फर्क पड़ेगा, लायबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी. तो अब अगर आप गौर कर रही हो इतनी देर से, आज की क्लास में मेरे बोलने का अंदाज बहुत डिफरेंट है कि मैं हर ट्रांजैक्शन, हर हर अकाउंट को डिफाइन करते हुए कोशिश कर रहा हूं कि उसका दूसरा इफेक्ट भी साथ साथ कहूं. बिल्कुल, आप इस बात को नोटिस करें कि मैं हर अकाउंट को समझाते हुए बता रहा हूं कि या तो ये हमारे एसेट की को डिक्रीज कर रहा होगा. फातिमा देखो ना, अगर तुमने वेजेस जो है वो अपना, आपने मजदूरों को, वर्कर्स को, लेबर को आपने काम करवाते ही इमीडिएटली कैश दे दिया, तो कैश आपका क्या होता है? एसेट. एसेट इमीडिएटली क्या हो जाएगा? डिक्रीज होगा, डिक्रीज हो जाएगा. और क्योंकि आप वेजेस पे कर रहे हो तो वेजेस पे करने से आपका खर्चा तो क्या होगा? एक्सपेंस होगा. खर्चा, एक्सपेंस, वेजेस एक्सपेंस इंक्रीज हो जाएगा और एसेट डिक्रीज हो जाएगा. यानी दो इफेक्ट हो गए. सेम लाइक दिस, if you have received services of workers but you have not yet paid,
So that amount is also your expense because you have received services, you have received benefit. But if you do not yet pay it, so this वो liability में आएगा. yes exactly, बस यही मैं कह रहा सर था. वो outstanding salaries कहलाएंगे ना? Salaries नहीं, फिर उसे कहेंगे outstanding wages. Outstanding wages. Yes, wages payable, accrued wages, unpaid wages. Is it clear? Yes sir. Okay मेरा बच्चा. So the next account is miscellaneous expense. There are number of expense in the business. सही है, जो कि बहुत, जिनकी अमाउंट बहुत छोटी छोटी होती हैं. तो हम बहुत सारे एक्सपेंसेस को उनके नामों से लिखने के बजाय क्या नाम दे देते हैं, पढ़िएगा, मिसलेनियस एक्सपेंसेस. मुख्तलिफ तरह के, इसको सन्ड्री भी कहा जाता है, SUNDRY, सन्ड्री एक्सपेंसेस, मिसलेनियस एक्सपेंसेस. फिर कह रहा हूं, बिजनेस में बहुत सारे खर्चे हो रहे होते हैं, तो वो जो छोटी छोटी अमाउंट्स वाले खर्चे होते हैं, हम उन छोटी छोटी अमाउंट्स वाले खर्चों को एक नाम दे देते हैं. ठीक है, और क्या नाम देते हैं, मिसलेनियस एक्सपेंसेस. आगे बढ़ जाए मेरा बच्चा. ओके, अब देखें क्या लिखा है, ऑक्ट्रॉय चार्जेस. एनीवन नोस व्हाट इज ऑक्ट्रॉय चार्जेस? जी शास, क्या रिपीट क्या करना है? ऑक्ट्रॉय चार्जेस के बारे में कोई मुझे बताएगा? मुख्तलिफ तरह के खर्चे, शास, मुख्तलिफ तरह के खर्चे, छोटी छोटी अमाउंट्स. जी यस एग्जैक्टली राविया, थैंक यू सो मच. और जहरा, बहुत बहुत शुक्रिया. ओके, थैंक यू, थैंक यू, वेरी गुड, वेल डन, जबरदस्त. हुजैफा, आप आ गए बिलाखिर क्लास में. हुजैफा, आपने ज्वाइन कर ली क्लास? चले, आ गए हैं तो ठीक है, आ ही गए. ओके प्यारे बच्चों, तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ऑक्ट्रॉय चार्जेस इज बेसिकली अ टाइप ऑफ टैक्स, अ काइंड ऑफ ड्यूटी विच इज इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री. सही है. तो जब आपके ऊपर कोई चार्जेस लगेंगे, जब आपके ऊपर कोई टैक्सेस लगेंगे, तो कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बुरा, सैड. तो आप क्या कहेंगे उसे? एक्सपेंस. और उस एक्सपेंस का नाम होगा ऑक्ट्रॉय चार्जेस. ठीक है. अच्छा, अब इसके बाद क्या है, कस्टम ड्यूटी. कस्टम ड्यूटी इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ ड्यूटी, अ टाइप ऑफ टैक्स. सही है. किसकी एग्जाम्पल दे दूं हम? इसमें एग्जाम्पल वाली क्या बात है? एग्जाम्पल समझ में नहीं आई मेरे. मैंने कहा अ टाइप ऑफ टैक्स विच इज इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट. सेल्स टैक्स अलग चीज है. सारे टैक्सेस नहीं होते महम, सारे टैक्सेस नहीं होते बेटा. ये नहीं नहीं, सिंपल टैक्स ना कहें आप इसे, इसे आप ऑक्ट्रॉय चार्जेस ही नाम दें जो लिखा हुआ है. हाँ, ऑक्ट्रॉय चार्जेस लिख के देगा वो आपको, सिंपल. जब क्वेश्चन में वो ऑक्ट्रॉय चार्जेस कहेगा तो आप ऑक्ट्रॉय चार्जेस लिखेंगे. गवर्नमेंट ड्यूटीज भी कह सकता है. रिजा अली अच्छा वर्ड यूज कर रही है. ठीक है. तो आपने उसको, जब वो ऑक्ट्रॉय चार्जेस का वर्ड लिखेगा तो आपने ऑक्ट्रॉय चार्जेस लिखना है. जब वो इनकम टैक्स एक्सपेंस लिखेगा, आपने इनकम टैक्स एक्सपेंस लिखना है. ठीक है. आपके लेवल पर महाम आप परेशान नहीं हो, मैं समझ गया आपकी बात. क्या आप ये कह रही थी कि क्या लिख के देगा, यानी क्या अंदाज होगा, हमें कैसे पता चलेगा कि ऑक्ट्रॉय चार्जेस है ना? जैसे मिसाल के तौर पर हमें कैसे पता चलेगा सैलरी एक्सपेंस हो रहा है? तो जब वो लिख के देगा कि सैलरी पेड टू एम्प्लॉइज, तो हम समझ जाएंगे सैलरी दी जा रही है एम्प्लॉइज को. तो सैलरी देने से हमारा क्या हो रहा है? खर्चा. और हमारे पास से क्या जा रहा है? एग्जैक्टली, बिल्कुल सही, बेहतरीन हो गई ये बात. तो कस्टम ड्यूटी भी इसी तरह से आपको क्वेश्चन में लिख कर देगा कि पेड कस्टम ड्यूटी ऑन इंपोर्टिंग मशीन. सही है.
या कोई भी चीज, तो आपको वो कहेगा कि कस्टम ड्यूटी आप पे कर रहे हैं। इसी तरह क्लियरिंग फॉरवर्डिंग चार्जेस, क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग, जी जी बिल्कुल, क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग चार्जेस क्या होता है उसके बारे में भी सुन लो मेरे बच्चों। क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग चार्जेस, मिनाल कह रही हैं इट इज टैक्स ऑन गुड्स। मिनाल आप कस्टम ड्यूटी की बात कर रही हैं? अच्छा हाँ, फिर ठीक है, वो तो टैक्स है, बिल्कुल, कस्टम ड्यूटी तो टैक्स है, अ टाइप ऑफ टैक्स, अ काइंड ऑफ टैक्स विच इज इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। अच्छा, और बहुत सारी चीजों पे कस्टम ड्यूटी नहीं होती, जैसा आप लोगों को पता है लैपटॉप, मोबाइल, पहले इनके ऊपर कोई ड्यूटी नहीं होती थी, आप जितने लैपटॉप जितने मोबाइल लेकर आना चाहें अपने साथ ले आए बाहर मुल्क से, ऐसे ही होता था ना। आप में से जो लोग अब्रॉड आते जाते रहते हैं, जिनका आना जाना रहता है ना, लेकिन अब आपको पता है ना कि मोबाइल जो है वो एक से ज्यादा लेकर आप आते हैं तो फिर उसके ऊपर मुख्तलिफ तरह के टैक्सेस इम्प्लीमेंट किए जाते हैं, ऐसा है। ओके, बस इतना ही काफी है, इससे ज्यादा नहीं जाना हमें डिटेल में, ठीक है। जब हम इधर उधर निकल जाते हैं तो फिर लोग भी परेशान होकर इधर उधर निकल जाते हैं, बोलते हैं पता नहीं क्या चल रहा है, समझ में नहीं आ रहा। ओके, जी तो प्यारे बच्चों, तो अगर मेरी बात आपको समझ आ गई है तो अब हम देखते हैं कि क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग चार्जेस क्या है। मैं इसके ऊपर बहुत लंबी बात नहीं करने जा रहा, मैं स्किप कर दूंगा तो भी काम चल जाएगा, लेकिन अच्छा है कि अगर हम पढ़ लें अभी थोड़ा सा, बहुत लाइटर साइड पे। सर क्यों कह रहे हैं आप लाइटर साइड पे? बिकॉज SLO 5 आफ्टर मिड टर्म एग्जाम्स हम पढ़ेंगे, यानी आफ्टर दिसंबर हम पढ़ेंगे, ठीक है। दिसंबर गुजर जाएगा, जनवरी में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर को, SLO 5 को, डेप्रिसिएशन के चैप्टर को। वहां जाके क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग दोबारा आएगा, मैं फिर बता दूंगा, लेकिन आज एक लाइन तो सुन लेना। और हो सकता है आप में से किसी के पेरेंट्स का या तो बिजनेस हो, सही है, उनकी अपनी क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंसी हो सकता है, सही है। अगर आपके फादर इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं तो वो क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट से ज्यादातर राब्ते में रहते होंगे, तो आप में से कुछ लोग तो वैसे भी जानते होंगे ये कौन होते हैं। बस मैं, जी जी बिल्कुल जबरदस्त। और बहुत सारी जो है ट्रांसपोर्टेशन जो कंपनीज हैं, जैसे कि जनाब क्या कहना चाहिए आसान लफ्जों में, फ्रेट फॉरवर्डिंग कंपनीज बेसिकली, हाँ क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंसी, और इनके मुख्तलिफ जैसे नाम है, ठीक है। तो बस मैं उसी तरफ आ रहा हूं, मैं किसी कंपनी के यहाँ प्रमोशन नहीं कर रहा, ठीक है। फिलहाल काम की बात यह है, इस बात को समझें कि जब आप अपने मुल्क में कोई चीज मंगवाते हैं, इंपोर्ट करते हैं या एक्सपोर्ट करते हैं, तो उस इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड जितनी भी कानूनी कार्रवाई होती है उसे डॉक से अपने ऑफिस तक पहुंचाना, या हमारे ऑफिस से डॉक बंदरगाह तक पहुंचाना, उसे शिप में लोड करवाना, उसके टैक्सेस वगैरह जो उस पे लगते हैं वो पे करना, उसकी इंपोर्ट ड्यूटी, उसकी डॉक ड्यूटीज, उसकी कस्टम ड्यूटीज, उसके जिस तरह की भी ड्यूटीज हैं उससे रिलेटेड टैक्सेशन, ये सारी चीजें हम खुद भी कर सकते हैं। लेकिन एक शख्स है, एक बिजनेस है जो ये काम करता है और अपनी खिदमात देता है, वो कहलाता है क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग बिजनेस। कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि आप ये सब ना करें, बस आप हमें बता दें कि आपकी शिपमेंट जानी है बाहर, आप हमें बता दें कि आपका कितना माल बाहर जाएगा, कंटेनर भी हम लेकर आएंगे, लोड भी हम करवाएंगे उसको डॉक पे, बंदरगाह पे, पोर्ट पे भी हम पहुंचाएंगे, वहां से उसके टैक्सेस वगैरह भी हम पे करेंगे, लेंगे पैसे आपसे, लेकिन काम सारा हम करेंगे। जब आपकी शिपमेंट यहाँ से रवाना हो जाएगी और वहां पहुंच जाएगी, फिर आप हमें हमारी फीस दे दीजिएगा। दैट फीस इज कॉल्ड क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग चार्जेस। इज इट क्लियर? और जब आप क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग चार्जेस देंगे तो खुशी तो मनाएंगे नहीं, यकीनन क्या मनाएंगे? अल्लाह मेरे मालिक रब्बिल। ओके, तो बस गम का समा है और समझ आ गया है। आगे बढ़ते हैं। फिर लिखा है बैंक चार्जेस। सर ये क्या होते हैं बैंक चार्जेस? जब आप बैंक में अकाउंट खोलते हैं, जब आप बैंक में अकाउंट खोलते हैं तो बैंक आपसे मुख्तलिफ तरह के चार्जेस आप पर इंप्लीमेंट करता है, लाइक चेक बुक चार्जेस, पे ऑर्डर चार्जेस, ऑनलाइन चार्जेस, कलेक्शन फी चार्जेस, सही है। बहुत सारे तरह के ना, अभी हम कोई पर्टिकुलर नाम नहीं लेना चाह रहे ना मेरा बच्चा,
जब हम बैंक पढ़ेंगे, बैंक के बारे में मजीद बात करेंगे, तो फिर बिल्कुल वहां करेंगे। बहुत सारे बैंक फ्री में अकाउंट खोलते हैं बेटा, ठीक है। हाँ, और कहीं कहीं अकाउंट खोलने के भी चार्जेस होते हैं, सही है। तो हम इस चक्कर में ना पढ़े तो बेहतर है, वरना फिर मेरे साथ जो बाकी बच्चे हैं ना मासूम, जो सवाल नहीं करते, वो बेचारे हुर्फ़े आम में कहना चाहिए, आप लोग हंसेंगे तो सही, लेकिन हकीकत यही है, वो बेचारे चौरंगियां घूमते रहते हैं। वो बोलते हैं यार पता नहीं क्या चल रहा है क्लास में, समझ ही नहीं आ रही सर की बात, है ना। तो हम बेहतर होगा कि हम टू दी पॉइंट रहें, तो फिर मेरे प्यारे प्यारे बच्चों के लिए समझना जरा आसान हो जाएगा। और ये जो ज़हीन लोग हैं ना, बस ये कॉलेज खुलने का इंतजार करें, फिर आपके सारे सवालों के जवाब देता रहूंगा। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपके क्वेश्चन पढ़ के जवाब देता रहूं, लेकिन जो लोग अब पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं ना, मैं इंशाल्लाह उनको इग्नोर करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा अब से। अब मैं भी तो कुछ अपना रिएक्शन दूं ना, मतलब मैं आपसे रिक्वेस्ट कर करके थक गया कि भाई आप लोग पार्टिसिपेट करें, आप लोग पार्टिसिपेट करें। आज तो हद हो गई, आज तो मतलब हमारे अच्छे बच्चे जो पार्टिसिपेट करते रहते थे रेगुलरली, वो भी पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। हाँ बेहतरीन आरिफा, सिर्फ चार्जेस इम्प्लीमेंटेड बाय बैंक। अब वो बैंक ने चार्जेस किसी भी कॉन्टेक्स्ट में लगाए। जी माम, माम प्लीज, आपको कुछ कहना है? हाँ आरिफा, आपने बहुत अच्छा वर्ड लिखा है, किसी भी किस्म के सर, सिर्फ चार्जेस। अब वो चार्जेस क्या है? वो बैंक चार्जेस हैं, वो चेक बुक चार्जेस हैं, सही है। वो कोई से भी चार्ज, पे ऑर्डर चार्जेस हैं, हम उसका नाम नहीं ले रहे, हम कह रहे हैं उस चार्जेस को हम क्या नाम दे रहे हैं? बैंक चार्जेस। भाई आप क्यों कंडीशन लगाने पे तुले हुए हैं आप लोग? क्या अकाउंट ओपनिंग, पेइंग बिल्स, ये सब क्यों कंडीशन लगा रहे हैं आप? नहीं बिल्कुल भी नहीं। इजी पैसा कहां से आ गया? मेरा इजी पैसे से कोई ताल्लुक ही नहीं है भाई। अच्छा, मैं आपसे सिंपल कह रहा हूं, बैंक हमसे जब भी किसी किस्म के कोई एक्स्ट्रा अमाउंट लेता है, अब मैं बिल्कुल टू दी पॉइंट कह दूं ना, अब आप लोग मुझे चुरंगी घुमा रहे हैं तो देखें मैं भी आपको कैसा घुमाता हूं। बैंक हमसे जब भी कोई एक्स्ट्रा अमाउंट चार्ज करता है किसी भी चीज के अगेंस्ट, उसे हम बैंक चार्जेस कहते हैं। अब वो कोई भी चीज हो, आप कुछ भी सोच लें मेरी बला से, मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे अभी जरूरत ही नहीं है वो चीज बताने की, मैं SLO 3 में बताऊंगा। अभी मैं आपको इतना बता रहा हूँ, ये आपकी सेहत के लिए काफी है, आप ज्यादा ना पढ़ें, आपकी सेहत खराब हो सकती है। वैसी बकरा ईद भी आ रही है, एंजॉय करना है आपने। जी, तो बैंक चार्जेस बेसिकली इम्प्लीमेंटेड बाय बैंक, सही है। और जब बैंक चार्जेस हम अदा करेंगे बैंक को, हम पर बैंक चार्जेस लगेंगे, तो क्या हम शाम को पार्टी रखेंगे, खुशियां मनाएंगे? फिर कौन सा समा आ गया? पता नहीं भाई किस तरह के चार्जेस, ये तो मुझे भी नहीं पता। बस बैंक की तरफ से कोई चार्जेस लगे हैं हम पर। किस चार्जेस का मतलब यही होता है ना कि आपको कोई पैसे पे करने हैं। जी हाँ, बैंक हमारे अकाउंट से पैसे काट लेगा, और ये बात हमें पता चल जाएगी बैंक स्टेटमेंट के जरिए। वो बात की बात है, कैसे पता चलेगी, है ना। चलो शुक्रिया, ओके। तो बस बैंक चार्जेस मैंने समझा दिया। किसी को बैंक चार्जेस पूछना है? किसी को समझ तो नहीं आया बैंक चार्जेस? बैंक चार्जेस समझ आया आप लोगों को? इज इट क्लियर टू एवरीवन? सिक्योरिटी कहां से आ गई? ओके, हाँ सिक्योरिटी वगैरह ना लगाएं आप, मैं बार बार बोल रहा हूं। एमन जरा अनम्यूट करें। जी सर। अब बताएं मेरा बेटा, कौन सी सिक्योरिटी की बात हो रही है? जब सर अगर हम लोग बैंक से लोन लेते हैं और हम एक्स्ट्रा पेमेंट उनको पहले दे देते हैं कि हम लोग उनके पास जो चीजें लिखवा लेते हैं, लाइक आदमी सिक्योरिटी। तो बेटा वो हमारा खर्चा थोड़ी होती है, वो तो हमें वापस मिल जाएगी। हाँ, वो जो हमने उनसे लोन लिया है, उस पर जो एक्स्ट्रा अमाउंट पे करेंगे, दैट इज इंटरेस्ट एक्सपेंस, सही है। हाँ ना ओके। फातिमा? फातिमा को भी समझ आ गया। एमन आपको समझ आ गई बात? जी आ गई सर। सिक्योरिटी बेसिकली हमारा खर्चा थोड़ी है। यानी आप यूं समझ लो, आप थोड़ी देर के लिए बैंक को साइड में रख दो, मेरे साथ बात कर लो, समझ जाओ। आपने मेरे पास अपनी
गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स रखवाए और मुझसे कहा सर मुझे 2 लाख रुपीज लोन दे दें, तो मैंने आपको 2 लाख रुपीज लोन दिया, आपने मेरे पास सिक्योरिटी के तौर पे क्या रखवाया? अपनी गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स। तो क्या आपका कोई खर्चा हो गया? नहीं। अब आप वो 2 लाख रुपीज जब मुझे पे बैक करोगे, तो अगर आप उस 2 लाख रुपीज के ऊपर मुझे एक्स्ट्रा अमाउंट पे करते हो, तो वो बेसिकली जो एक्स्ट्रा अमाउंट पे कर रहे हो वो आपके लिए क्या है? बैंक चार्जेस। बैंक चार्जेस नहीं, इंटरेस्ट एक्सपेंस, इंटरेस्ट ओके चार्जेस। सही है? ओके ओके मैं तो बैंक ओके। का नाम ही नहीं लिया, मैंने तो सर इमरान बोला, मैंने आपको पैसे दिए, आप मुझे उसके ऊपर एक्स्ट्रा अमाउंट जो देंगी, दैट अमाउंट कॉल्ड इंटरेस्ट एक्सपेंस। तो चाहे वो बैंक के साथ हो, चाहे वो सर इमरान के साथ हो, जब हम पैसों के ऊपर कोई एक्स्ट्रा पैसे देते हैं तो आमतौर पर हम उसे इंटरेस्ट एक्सपेंस कहते हैं। ईमान अब क्लियर हो गया है? जी सर। चलो वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तो मेरे प्यारे बच्चों, इसके बाद अगला नाम है ज़कात चार्जेस। जी मशहूद साहब, बैंक सिर्फ अपनी सर्विस चार्जेस काटेगा। बिल्कुल, बैंक जो सर्विसेज हम बैंक से लेंगे, जिस जिस तरह की, बैंक उन सर्विसेज के चार्जेस हमसे लेगा। कुछ सर्विसेज बैंक फ्री देते हैं, लेकिन मैं अभी उनका जिक्र ही नहीं करना चाह रहा, ठीक है, वरना स्टूडेंट परेशान होंगे ना। फिलहाल आप यूं समझ लें, बैंक हमें जो जो सर्विसेज दे रहा है वो उनके अगेंस्ट हमसे सर्विसेज चार्जेस ले सकता है, और वो हमारे अकाउंट से पैसे डिडक्ट कर लेगा। ओके, नेक्स्ट वन इज ज़कात चार्जेस। भाई थोड़ा सा मुसलमानों की हैसियत से समझा दूं ये वाला पॉइंट। अल्हम्दुलिल्लाह मेजॉरिटी ऑफ अस, अल्हम्दुलिल्लाह आर मुस्लिम। तो मेरे बच्चों देखो, बात को समझो जरा। हाँ, बीइंग अ मुस्लिम, तो अल्हम्दुलिल्लाह जब हम ज़कात देते हैं तो हम बीइंग अ मुस्लिम, जब हम ज़कात देते हैं तो हम, जुमला कंप्लीट नहीं हो रहा अभी तक, हलाल करते हैं। चलो ठीक है, कह सकते हैं फर्ज अदा करते हैं अपना, और हक अदा करते हैं, खुशी महसूस करते हैं। वेरी गुड, एक्सीलेंट महानूर, जबरदस्त। हम खुशी, सर खुशी क्यों महसूस करते हैं? खुशी की कौन सी बात है? हमारे पास से पैसे जा रहे हैं, अरे इस बात की खुशी महसूस करते हैं कि अल्लाह ताला ने देने वाला हाथ अता फरमाया, अल्लाह ताला ने लोगों की मदद करने वाला हाथ अता फरमाया, अल्लाह ताला ने किसी के अपने अलावा किसी आगे के आगे हाथ फैलाने की, जो है ना, हमें हाथ फैलाने से बचाया। क्यों? खुशी है या नहीं? बीइंग अ मुस्लिम, क्या कहते हो सब लोग? अब जो नॉन मुस्लिम है भाई, वो मेरी बात को जरा इत्मीनान से सुने। हम मेजोरिटी के हवाले से कोई चीज डिफाइन कर रहे हैं तो उसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है। अगर आप पाकिस्तान में हैं, आप नॉन मुस्लिम हैं, तो आपको यहाँ ज़कात चार्जेस बैंक्स में नजर आएंगे, तो इसका मतलब थोड़ी आप इसको इग्नोर कर दें कि अगर कोई नॉन मुस्लिम है यहाँ पे। पढ़ना तो है ना इस चीज को। जी अल्हम्दुलिल्लाह, बीइंग अ मुस्लिम ये हमारे लिए खुशी है, लेकिन क्या हम यहाँ मुसलमानियत पढ़ा रहे हैं आपको? यस। अगर मैं आपको मुसलमानियत और इस्लाम पढ़ा रहा होता तो मैं तो कहता है इंटरेस्ट हराम है, इंटरेस्ट की बात भी नहीं होगी। क्या ख्याल है? इंटरेस्ट को लेने वाला, इंटरेस्ट को देने वाला, उसकी पढ़ाई लिखाई करने वाला, उसकी कंपटीशन करने वाला, सब हराम हो जाता है। ऐसा ही है ना, उलमा तो यही कहते हैं। तो इसलिए मैं यहाँ इस्लामियात भी नहीं पढ़ा रहा, मैं यहाँ मुसलमानियत भी नहीं पढ़ा रहा, मैं बात कर रहा हूँ फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ बिजनेस। तो बस ये बताओ, जब बिजनेस ज़कात देगा, जब बिजनेस ज़कात देगा, तो बिजनेस तो क्या मनाएगा? बिजनेस कोई मुसलमान और नॉन मुस्लिम थोड़ी होता है। कहां से हलाल और हराम ले आए भाई तुम, हैं मेरे दोस्त? तहा तहा नदीम ही है शायद, अगर मैं गलत ना हूं। मैं इस्लामिक बैंकिंग की बात कब कर रहा हूं? मैंने तो इस्लामिक बैंकिंग की बात ही नहीं की, मैं तो ज़कात की बात कर रहा हूं। आप पता नहीं कौन सी दुनिया में घूम रहे हैं। जो सवाल करता हूं उसका जवाब नहीं देते, और एक नई चीज लेकर आ गए आप उठा के, इस्लामिक बैंकिंग तो हलाल है। भाई आपके उलमा ने कहा है हलाल है तो हलाल है, आप मुझे क्यों मरवा रहे हैं? आप अपने उलमा को फॉलो करते हैं, सर इमरान को फॉलो करते हैं, जिनके पीछे नमाज पढ़ी जाती है उनको फॉलो करें। मेरे से ना पूछें कि बैंकिंग हलाल है या हराम है, मैं आपको पहले भी कह चुका हूं, मैं ज़कात की बात कर रहा हूं, ज़कात पे रहें। जी बिजनेस, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से जब ज़कात दी जाएगी तो बिजनेस कहेगा हाय हुआ खर्चा, गम।
वेरी गुड। बस जो लोग खुशी मना रहे हैं कोई बात नहीं, वो नॉर्मल नहीं है, वो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल हो जाएंगे। सही है। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस का खर्चा हुआ। अच्छा जी, डॉग ड्यूस वैसे तो SLO 5 में ही पढ़ने को मिलेगा, अगर मिला तो। पोर्ट पे जब आपका सामान आता है तो पोर्ट से आपके ऑफिस तक, यानी पोर्ट के कुछ चार्जेस होते हैं, आसान लफ्जों में पोर्ट के कुछ चार्जेस होते हैं जिसे आप कहते हैं डॉक ड्यूज। ठीक है, डॉक का मतलब बंदरगाह, पोर्ट। सही है, तो डॉक ड्यूज भी हम पे करते हैं और ये हमारा खर्चा होते हैं जी। काइंड ऑफ क्लियरिंग चार्जेस, बिल्कुल सही कह सकती हैं आप सा। ओके, मैं नेक्स्ट वर्ड पे जा रहा हूं अब, जल्दी जल्दी जरा, ताकि हम खत्म करें। और ये मीटिंग जैसे खत्म होगी आप इमीडिएटली इसी लिंक को दोबारा ज्वाइन करेंगे ताकि मैं इन चीजों को कंटिन्यू करूं। ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस और फ्रेट इन, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस और फ्रेट इन। जरा मैं व्यू चेंज कर लूं, मुझे नजर नहीं आ रहा ये लिखा हुआ। ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस और फ्रेट इन और कैरेज इन, कोर्ट के कौन से चार्जेस हैं? कोर्ट तो नहीं बोला, पोर्ट बोला है भाई, PORT, पोर्ट। पोर्ट ग्रैंड, पोर्ट सुना है आपने कभी? आपको मेरी आवाज कोर्ट महसूस हो रही है? मेरा बेटा पोर्ट कह रहा हूं, पोर्ट। प्रोनाउंस सही नहीं कर रहा मैं, खुदा ना खास्ता, अगर ऐसा है तो मैं कह देता हूँ जी, सी पोर्ट। हाँ हाँ, पोर्ट कह रहा हूँ मेरे भाई जी। चलें आगे बढ़ते हैं। नहीं, हो सकता है भाई वॉइस की वजह से आपको पोर्ट जो है वो कोर्ट लग रहा हो, कोई बात नहीं। अच्छा अच्छा, सी पोर्ट, हाँ हाँ, एयरपोर्ट की बात भी हो सकती है, एयरपोर्ट भी हो सकता है, लेकिन बेसिकली पोर्ट जो है वो हम डॉक का वर्ड जो है वो बंदरगाह के लिए यूज करते हैं। कोई एग्जाम्पल नहीं है, सिंपल आपके पास सवाल में लिखा आएगा कि डॉक ड्यूज दिए जा रहे हैं, पेमेंट ऑफ डॉक ड्यूज, पेमेंट ऑफ पोर्ट चार्जेस, तो आप उसी तरह लिखेंगे डॉक ड्यूज। बस जब ये सब चीजें आएंगी तो इंशाल्लाह एग्जाम्पल भी मिलती जाएंगी जी। ट्रांसपोर्टेशन और फ्रेट इन और कैरेज इन को डिफाइन कर रहे हैं अबीर भाई, बहुत देर के बाद इन्हें ख्याल आया कि क्लास में पार्टिसिपेट कर लेना चाहिए। आखिरी मिनट चल रहा है, मिनट खत्म हो जाए तो फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। आप लोग cost that is incurred due to the transferring of goods from one place to another, ट्रांसपोर्ट के चार्जेस। तारिक आजम साहब शुक्रिया, महक आदिल शुक्रिया जी। और कोई शेयर करना चाहेगा? ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस और फ्रेट इन और कैरेज इन, व्हाट इज ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस? इज दिस शिपिंग? ज़हरा, शिपिंग भी हो सकती है, शिपिंग कॉस्ट भी हो सकती है, सुजुकी का किराया भी हो सकता है, ठीक है, एयर बस का किराया भी हो सकता है, कंटेनर का किराया भी हो सकता है, रेलगाड़ी जी। तो प्यारे बच्चों, मैंने ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस और फ्रेट इन और कैरेज इन के वर्ड को डिफाइन करना है। तीनों वर्ड की मीनिंग सेम है और क्या है, अब सब बच्चे मेरी बात ध्यान से सुन लें। साइंस स्टूडेंट्स, साइंस बैकग्राउंड स्टूडेंट्स, वो गौर से सुने। जब आप मर्चेंडाइज, गुड्स या कोई भी सामान कहीं से खरीद कर, चाहे वो विद इन कंट्री हो चाहे आउट ऑफ कंट्री हो, अपने ऑफिस, अपने गोडाउन तक लाते हैं, चाहे वो आप हवाई जहाज से लाएं, पानी के जहाज से लाएं, चाहे आप वो सुजुकी से लाएं, चाहे वो आप ट्रक से लाएं, चाहे वो आप कंटेनर से लाएं, जब आप मैकेनिकल वे यूज करते हैं उस सामान को अपने ऑफिस तक लाने का, मैकेनिकल वे, तो आप उसे ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस, कैरेज एक्सपेंस और फ्रेट एक्सपेंस कहते हैं। क्या आपको बात समझ आ रही है? ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस, फ्रेट एक्सपेंस कब लिखा जाता है? कोई भी सामान कहीं से खरीद कर अपने ऑफिस तक पहुंचाने के लिए जो किराया अदा किया जाए उसे ट्रांसपोर्टेशन, कैरेज, फ्रेट इन कहते हैं। रेंट एक्सपेंस समझाने की जरूरत है प्यारे बच्चों, जल्दी बोलें। अल्हम्दुलिल्लाह रेंट एक्सपेंस सबको आता है, वेरी गुड जी। जी अबीर, फ्रॉम आवर पॉइंट ऑफ व्यू, हम तक सामान पहुंचने के डिलीवरी चार्जेस थे वो, ठीक है। एक डिलीवरी चार्जेस अबीर वो होते हैं जो हम किसी को सामान पहुंचाते हैं,
अबीर इस बात को सुन लो, आपने लिख के तो भेज दिया, लेकिन डिलीवरी के चार्जेस दोनों कॉन्टेक्स्ट में हो सकते हैं। हम तक सामान डिलीवर होने के चार्जेस और हमसे सामान कस्टमर तक डिलीवर होने के चार्जेस, ठीक है। तो जो कस्टमर तक डिलीवर करते हैं उसे डिलीवरी चार्जेस कहते हैं, ठीक है, यस। उसे ट्रांसपोर्टेशन आउट कहते हैं, याद आ गया होगा अब तुम्हें। ये ट्रांसपोर्टेशन इन है, कैरेज इन है, फ्रेट इन है। इसका मतलब है हमारे वार्ड में, हमारे गोडाउन में, हमारे ऑफिस में सामान आ रहा है, हम कहीं से ला रहे हैं, ऑफिस में ट्रांसपोर्टेशन इन, फ्रेट इन, कैरेज इन। पूरी क्लास को मेरी बात समझ आ रही है? लेकिन अबीर भाई ने जो मामला छेड़ दिया, तो चलो क्योंकि वो जुमला भी पढ़ना ही था तो इसलिए मैंने कहा साथ साथ बोल दूं कि अगर हम कस्टमर को सामान डिलीवर कर रहे हैं, फ्री डिलीवरी कर रहे हैं हम कस्टमर को, तो अब डिलीवरी चार्जेस कौन बेयर कर रहा है, बोलें। हु इज बेयरिंग द डिलीवरी चार्जेस? इफ वी आर, यस, बिजनेस। किसका बिजनेस? हमारा बिजनेस बेयर कर रहा है। तो हमारा बिजनेस जब डिलीवरी चार्जेस बेयर करेगा तो हमारा क्या होगा? तो हमारा क्या होगा? खर्चा। उस खर्चे का नाम है ट्रांसपोर्टेशन आउट, ट्रांसपोर्टेशन आउटवर्ड, फ्रेट आउटवर्ड, कैरेज आउटवर्ड, डिलीवरी चार्जेस। समझ आया? और याद भी रखना है। चलो आगे बढ़ो। रेंट एक्सपेंस समझ आ गया। क्या मुझे आज ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस दोबारा पढ़ाना पड़ेगा? ऑफिस सप्लाईज क्या होती थी हमारा? प्यारे बच्चों, ऑफिस सप्लाईज क्या होती थी हमारा? और जब हमने उन्हें कर लिया, करीम थैंक यू सो मच, जब हमने उन्हें कर लिया यूज तो वो बन गई हमारा एक्सपेंस। वेरी गुड। चलो अच्छा, टाइम टू मार्क योर अटेंडेंस। अब्दुल मोइस अली, अब्दुल मोइस अली, ओके। अब्दुल मोइस अली साहब ने अटेंडेंस मार्क कर दी। अब पूरी क्लास अपनी अटेंडेंस मार्क कर दे, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा। जस्ट वन टाइम, जस्ट वन टाइम। जिन्होंने हमें अभी अभी ज्वाइन किया है वो अपनी अटेंडेंस मार्क कर दें। Those students which have joined our class recently, yeah, all those students who are facing internet or connectivity issues, please mark your attendance. Okay, तो अटेंडेंस मार्क हो चुकी है। बस अब हम, सर मेरा मैसेज आ गया आपके पास? बेटा सबका ही आ गया मेरा बच्चा, बिल्कुल सबका मैसेज आ गया है। और मैंने आज, वैसे तो मैंने आप लोगों के ये कि आपकी चैट भी तो है ना, देखें अगर मैं बहुत सेफ साइड आपके अटेंडेंस मार्क करता हूं क्योंकि मुझे इस बात का अंदाजा है, मुझे इस बात का, रिजा आपकी बात समझ में नहीं आई मुझे। हाँ बिल्कुल, तो एमन आपने अटेंडेंस कर दी ना, यस सर लिख के मार्क कर दिया अटेंडेंस या नहीं की? आज मैंने नाम आपके कॉल नहीं किए, आपको सिर्फ अपना यस सर लिख के मुझे भेजना है प्रॉपर अंदाज में जैसे भेजते हैं बस। और एक बार भेजना है, बार बार नहीं भेजना। जी शुक्रिया। तो मैं अर्ज ये कर रहा था आपसे कि मैं जब आपके अटेंडेंस मार्क करता हूं तो मैं बहुत सेफ साइड उसको देखता हूं। अगर किसी स्टूडेंट का नाम नहीं है, लेट सपोज कोई स्टूडेंट मेरी पूरी क्लास में था, अटेंडेंस के टाइम उसका इंटरनेट कनेक्टिविटी इशू आ गया, तो मैं फिर उसकी चैट देखता हूं कि उसने कितने मैसेजेस किए हैं। क्या क्लास के स्टार्ट में वो अस्सलाम वालेकुम कह के फिर गायब हो गए थे? तो अगर हो गए थे तो वो एब्सेंट है। और अगर उन्होंने रिप्लाई किए थे, उन्होंने मैसेजेस किए हैं, तो ऑल्दो एट द टाइम ऑफ अटेंडेंस इफ स्टूडेंट इज एब्सेंट तो मैं उसे मार्क प्रेजेंट कर देता हूं। जी, तो आई होप आप मेरी बात समझ रहे हैं कि मैं, जाहिर सी बात है आप भी बहुत कॉन्शियस है, मैं भी हूं, और कॉलेज जो है वो अटेंडेंस के ऊपर जीरो टॉलरेंस है, अटेंडेंस के ऊपर बिल्कुल कंप्रोमाइज नहीं होता कॉलेज में। जी, सीधा सीधा एडमिट कार्ड रोक लेते हैं और बोलते हैं बच्चे की अटेंडेंस ही पूरी नहीं है, उसको घर बिठाएं, अभी और पढ़ाएं और तैयारी करवाएं, चलें। तो मैं चाहता हूं कि मेरी क्लास में बच्चे एब्सेंट ना हो, लेकिन अगर कोई है ही नहीं, ना किसी ने सलाम किया, ना किसी का अल्लाह हाफिज हो रहा है, तो भाई कहां से उसको मार्क करूं प्रेजेंट? मुझे भी तो अपना सपोर्ट करना है ना अपनी चीजों को। एंटरटेनमेंट एक्सपेंस समझाने की जरूरत है, क्या होता है एंटरटेनमेंट एक्सपेंस? मशहूद चलो जल्दी से बताओ, एंटरटेनमेंट एक्सपेंस क्या होता है फटाफट।
हाँ भाई मशहूद, एंटरटेनमेंट एक्सपेंस बताओ फटाफट क्या होता है। सर मेरे हिसाब से, मैंने पढ़ा नहीं है वैसे तो, लेकिन इंटरटेनमेंट एक्सपेंस मेरे हिसाब से जो हम लोग मार्केटिंग एक्सपेंस करते हैं उसी को कहते होंगे, क्या चलो पता। चलो, बेहतरीन बेहतरीन, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने पार्टिसिपेट किया ना, ये मेरे लिए अहमियत रखता है। आपकी पार्टिसिपेशन की क्या अहमियत है वो मैं ही जानता हूँ। जबरदस्त, थैंक यू सो मच मशहूद। थैंक अब यू आप सर। म्यूट कर लें माइक, जजाकल्ला, खुश रहिए। देखें, फातिमा ने कहा, अरीबा आपने यस सर लिख के भेज दिया, मुझे नहीं भेजा तो भेज दें भाई। अब मैं बार बार एक बात तो नहीं बताऊंगा ना, अटेंडेंस लेने का तरीका क्या है आपको पता है? अटेंडेंस मार्क किस तरह होती है, आप क्या लिख के भेजते हैं मुझे? आप यस सर लिख के भेज दें, जो डिस्कनेक्ट हो गया था वो यस सर लिख के भेज दे, बस बात ही खत्म हो गई। अच्छा, अब बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, फातिमा ने भी सही कहा और अब्दुल मोइज ने भी सही कहा। सर जो हम अपने एंटरटेनमेंट लाइक रेस्टोरेंट मूवी के लिए यूज करें, तो ये तो हमारी पर्सनल यूज हो गया फातिमा, इसे तो ड्राइंग कहेंगे फिर। फातिमा जरा सोचो, आपने पर्सनल का वर्ड लगा दिया। अगर आपने बोला ना सर जो हम अपनी एंटरटेनमेंट, यानी ओनर, जाहिर सी बात है मुलाजिम तो मालिक बिजनेस के पैसे निकाल के ले जाके खाने वाने तो नहीं खाएगा ना बाहर, खाना कौन खाएगा बिजनेस से पैसे निकाल के? ओनर। तो फिर ये तो ओनर अपनी जात के लिए इस्तेमाल कर रहा है बिजनेस के पैसे, मूवी देख रहा है अपनी जात के लिए, अपनी फैमिली को ले जाके डिनर करा रहा है, तो फिर तो ये क्या कहलाएगी? पर्सनल यूज कराएगा। फिर ये ड्राइंग कहलाएगी, पर्सनल यूज कहलाएगा। सही है। सर बिजनेस के लिए मतलब अगर वो अपने एम्प्लॉयज को कुछ यानी फैसिलिटी दे रहा हो, वो एंटरटेनमेंट है, वो एंटरटेनमेंट है। अब मैं मिसाल देता हूँ, ब्रेकफास्ट करवा रहा हो तो वो एंटरटेनमेंट वाला उसमें जी आएगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। भाई ऑफिस के स्टाफ को रोकना पड़ गया, काम ज्यादा था, तो हमने कहा चलो भाई आज डिनर ऑफिस की तरफ से, तो एंटरटेनमेंट एक्सपेंस। कोई कस्टमर, किसी कस्टमर को मार्केटिंग पर्पस के लिए हमने बुलाया, मीटिंग रखी, किसी होटल में बुलाया और वहां बुला के हमने उन्हें लंच करवाया, डिनर करवाया, एंटरटेनमेंट एक्सपेंस। एम्प्लॉयज को पिकनिक पे लेके जा रहे हैं, ठीक है, एंटरटेनमेंट एक्सपेंस। क्लियर? इससे ज्यादा जरूरत नहीं है, टाइम हमारे पास कम है, आगे बढ़ते हैं। जी बिल्कुल, ऑफिस बिजनेस की गैदरिंग्स, एग्जैक्टली, मीटिंग्स, एनिवर्सरी, बिजनेस इवेंट्स, ये सब है। बेहतरीन, जबरदस्त हो गया। पोस्टेज एंड टेलीग्राम, इन सिंपल वर्ड, पोस्टेज एंड टेलीग्राम बड़ी पुरानी टर्म है, इसको जदीद लफ्जों में सुन लें, कोरियर चार्जेस। सुना मैंने क्या कहा? पोस्टेज एंड टेलीग्राम जदीद दौर के लिहाज से इसे क्या बोलते हैं? कोरियर चार्जेस, आसान लफ्जों में। जी अक्सर हम इस पे बात करेंगे पोस्टेज एंड टेलीग्राम पे, SLO 2 में, जब मैं पैटी कैश बुक पढ़ाऊंगा। पैटी कैश बुक जिन लोगों ने पढ़ी हुई है वो जानते हैं पोस्टेज एंड टेलीग्राम का जिक्र होगा। फिलहाल अभी आप कोरियर चार्जेस से सब समझ गए ना मेरी बात, कि जब आप TCS, DHL, लेपर्ड, स्पीडेक्स के जरिए अपने डॉक्यूमेंट्स भिजवाते हैं तो वो फ्री में लेके नहीं जाते, बल्कि वो आपसे क्या लेते हैं? वो आपसे क्या लेते हैं? चार्जेस। उस चार्जेस को पोस्टेज एंड टेलीग्राम एक्सपेंस भी कहते हैं, कोरियर चार्जेस भी कहते हैं। नेक्स्ट अकाउंट है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, जरा जुमले पे गौर करें, आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि ये एक्सपेंस क्यों है। मेरे प्यारे बच्चों इस जुमले पे गौर करें, आपको खुद ही समझ आएगा व्हाई इट इज एक्सपेंस। कॉस्ट ऑफ गुड्स, किन गुड्स की कॉस्ट? द गुड्स विच वी हैव सोल्ड, उन गुड्स की कॉस्ट है, यानी जितने में हमने उनसे खरीदा था, एग्जैक्टली जितने में बेचा, वो तो सेलिंग प्राइस है, तो उसे क्या कहते हैं बताओ? जो बेचा उसे क्या कहते हैं? रेवेन्यू, इनकम, सेल्स। वेरी गुड, एक्सीलेंट, खुश रहिए, समझ आ रहा है? जितने में बेचा वो इनकम है, रेवेन्यू है, सेल्स है, लेकिन जितने में खरीदा था उन गुड्स को, कौन सी गुड्स को? जिन्हें हम क्या कर चुके हैं? कॉस्ट ऑफ गुड्स। बोलो, जिन्हें हम क्या कर चुके हैं? बेच चुके हैं, सोल्ड कर चुके हैं, उनकी कॉस्ट को कहते हैं बिजनेस का एक्सपेंस। ओके, रॉ मटेरियल कहां से आ गया ईमन? रॉ मटेरियल तो पढ़ ही नहीं रहे हम। रॉ मटेरियल तो पढ़ ही नहीं रहे बेटा, हम तो मर्चेंडाइज खरीदते हैं और उसी हालत में बेचते हैं। रॉ मटेरियल तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में खरीदा जाता है, फिर उसे बनाते हैं, फिर वो फिनिश गुड बनता है, फिर बेचते हैं। आप कहाँ चली गई रॉ मटेरियल पर? रॉ मटेरियल का वर्ड यूज नहीं करें। अच्छा, अब आगे का जुमला पढ़ता हूं आपका। गुड्स बॉट टू सेल ऑन की प्राइस। गुड्स बॉट, भाई क्या खतरनाक अंग्रेजी लिखी है, गुड्स बॉट टू सेल ऑन की प्राइस।
हाँ, जो गुड्स आपने सेल की उनकी ओरिजिनल कॉस्ट, ऐसे यही कहना चाह रही हैं। तलाल बिन आमिर साहब, पोस्टेज एंड टेलीग्राम का आसान नाम है कोरियर चार्जेस। कोरियर चार्जेस क्या होते हैं? आप अपने डॉक्यूमेंट्स, आप कोई चीज, आप केक, आप बुके, आप कोई डॉक्यूमेंट भिजवाते हैं किसी कस्टमर के ऑफिस, तो उसके लिए आप टीसीएस, वैसे तो ईमेल भी करते हैं आप लोग, है ना, लेकिन आप फिजिकल कोई चीज पहुंचानी हो, फिजिकल इनवाइस पहुंचानी हो, तो आप टीसीएस, डीएचएल, लेपर्ड, स्पीडेक्स, ये सर्विसेज यूज करते हैं। तो ये आप जी पोस्टल सर्विसेज भी कहते हैं, बिल्कुल। ओके, आरिफा कहती है कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट एट द टाइम ऑफ परचेज, बिल्कुल, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हो गया। तो ये हमारा एक्सपेंस क्यों है, क्लियर हो गया। मैं थोड़ा तेज जा रहा हूं लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये क्लियर है। कार्टेज एक्सपेंस समझे आप जी? कार्टेज एक्सपेंस को एक्सप्लेन करेगा? इज देयर एनीवन हु वुड लाइक टू एक्सप्लेन कार्टेज एक्सपेंस? अल्हम्दुलिल्लाह कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में बता चुका हूं। कार्टेज एक्सपेंस कोई क्लियर करना चाहता है, बताना चाहता है? कार्टेज एक्सपेंस कोई क्लियर करे? मैंने तो बताना ही होता है अबीर भाई हर दफा। अच्छा चले, अब मैं ही बता दूं आखिर में, मुझे ही बताना पड़ेगा, मुझे किसी का जवाब ऐसा मिला नहीं। आपको याद है मैंने यहां पर एक चीज पे जोर दिया था, एक एडिशनल वर्ड यूज किया था इसे समझाते हुए, एक एडिशनल वर्ड यूज किया था मैंने, व्हेन गुड्स ट्रांसपोर्ट बाय एनी, हाँ इंटरनेट से ढूंढ ढूंढ के, गूगल बाबा से पूछ पूछ के लोग जवाब भेज रहे हैं मुझे। ये गूगल बाबा भी जो है ना, यस, मैकेनिकल वे, शहीर एक्सीलेंट, सही है। अब वो मैकेनिकल वे में क्या क्या चीजें आ गई, आपका पानी का जहाज, शिप आ गया, एरोप्लेन आ गया, आपके कंटेनर आ गए, सुजुकी आ गई, रिक्शा, चिंची आ गया, रिक्शा आ गया, यानी टैक्सी आ गई, हर वो जराए जो किसी मैकेनिकल वे में चल रहे हो, जिसको चलाने का जरिया मैकेनिक्स हो, ठीक है। लेकिन जब आपके ऑफिस का डिस्टेंस, जब आपकी दुकान का डिस्टेंस बहुत करीब हो और आपको लगता हो कि सुजुकी वाला तो बहुत ज्यादा पैसे ले लेगा, तो फिर आप क्या करते हैं? हो सकता है कि आपको सुन के हंसी आए, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में आप गधा गाड़ी, बैल गाड़ी, ऊंट गाड़ी, या किसी इंसान को बोलते हैं कि ये ट्रॉली में लोड करो और इसे वहां तक पहुंचाओ, ऐसा होता है या नहीं? नहीं बेटा, खुद नहीं ले जा सकते ना, अच्छा खासा सामान है, ट्रॉली नहीं चला सकते हम। हाँ, फॉर क्लोजर डिस्टेंस, ऐसा ही है। चलो, अगर ऐसा है मेरा बेटा तो उसे कहते हैं कार्टेज एक्सपेंस। क्लियर? यस, बिल्कुल। अबीर साहब ने बोला डंकी कार्ट, बिल्कुल। मैंने कहा ना गधा गाड़ी, बैल गाड़ी, ऊंट, कैमल कार्ट, सही है। आरिफा, मैंने कहा ट्रांसपोर्टेशन समझ आया था, उसमें मैंने कहा आप जो है सामान एक जगह से दूसरी जगह, पानी के जहाज, हवाई जहाज, बस, रिक्शा, सुजुकी, रेलगाड़ी, किसी भी जराए के जरिए। भाई सुजुकी के ऊपर क्वेश्चन मार्क क्यों बना रहे हो अब्दुल मोहित? सुजुकी में कोई मसला है क्या? है सुजुकी, मैं तुम कंपनी की बात थोड़ी कर रहा हूं, मैं सुजुकी कह रहा हूं गाड़ी का नाम, यानी जिसको हम सुजुकी के नाम से पुकारते हैं। आप क्या सुजुकी कल्टस समझ रहे हो? हाँ, इसमें कंफर्म करने की कौन सी बात है मेरे भाई, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। मैं कह रहा हूँ सुजुकी भी तो उसी में आती है। सुजुकी क्या गधे को बांध के चलाते हैं आगे? नहीं ना, सुजुकी में भी तो इंजन लगा हुआ होता है मेरे भाई, क्या ख्याल है ना? तो बस बात मुकम्मल करने दो ना यार मुझे, आप लोग टाइम खत्म कर देते हो इस तरह, और फिर जब क्लास का टाइम खत्म होने लगता है तो चीखे मारते हो, वक्त हो गया, ब्रेक का टाइम हो गया, फलाना हो गया, मुझे पढ़ाने नहीं देते, ऐसी ऐसी चीजें कंफर्म करते हो। सुजुकी में इंजन नहीं होता क्या? कंफर्म बात है भाई, शुक्रिया। सवाल ऐसे करें जिसमें आपका भी टाइम वेस्ट ना हो, मेरा भी। चलें, तो आरिफा, मैंने कहा जब किसी मैकेनिकल जराए से हम सामान को एक जगह से दूसरी जगह मूव करें और फिर उसका किराया पे करें, उसे कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस, फ्रेट चार्जेस, कैरेज इन, और हम सुजुकी वाले को पेमेंट कर रहे हैं, हम
एयरलाइन को पेमेंट कर रहे हैं तो हमारा खर्चा हो रहा है, खर्चे का नाम है ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस। इसी तरह जब हम सामान क्लोजर डिस्टेंस पे गधा गाड़ी, ऊंट गाड़ी, बैल गाड़ी या किसी इंसान के जरिए उसको बोले भाई तुम अपने ऊपर लोड करो या किसी ट्रॉली में लोड करो और सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाओ, तो उसे हम कहते हैं कार्टेज एक्सपेंस। आरिफा तुम्हें समझ आया? फातिमा तुम जिंदा हो दिमागी तौर पे? बाकी सब साइंस के स्टूडेंट जिंदा हैं? महक आदिल साइंस के स्टूडेंट तमाम जिंदा हैं? कॉमर्स वालों को तो मैं जगा भी नहीं रहा, वो तो वैसी जागे में, बल्कि वो तो भागे में बेचारे दिमागी तौर पे। वो बोलते हैं भाई इतना पका दिया सर ने इनको पढ़ा पढ़ा के। अच्छा चलो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, कार्टेज समझ आया। ट्रैवलिंग समझाने की जरूरत है? जल्दी बोलो, ट्रैवलिंग समझाने की जरूरत है? नहीं भाई। ऑफिस के किसी स्टाफ को मार्केटिंग करने दुबई भेज दिया, लाहौर भेज दिया, पंजाब भेज दिया, पेशावर भेज दिया, तो उसको बोला अपने किराए पे जाओ? नहीं, बिजनेस टूर्स। और अगर मालिक अपने घूमने के लिए गया है तो वो बिजनेस का खर्चा। और अगर बिजनेस ऑफिस के किसी, अगर मालिक, अगर ओनर बिजनेस के किसी काम से बाहर गया है, बिजनेस को प्रमोट करने के लिए गया है, किसी बिजनेस डील के लिए गया है, तो फिर वो बिजनेस का खर्चा और उसे कहेंगे ट्रैवलिंग एक्सपेंस। ओके, द नेक्स्ट वन इज यूटिलिटी एक्सपेंस। द नेक्स्ट वन इज यूटिलिटी। यूटिलिटी डिस्कस हुई है हम दरमियान हमारे? जल्दी बोलें, यूटिलिटीज डिस्कस हुई है हमारे दरमियान? यस। इलेक्ट्रिसिटी बिल है ना, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, गैस बिल है, टेलीफोन का बिल है, वाटर एंड सेवरेज बिल है, ऑल टाइप्स ऑफ बिल। ओके, ऑल दीज आर कॉल्ड यूटिलिटी एक्सपेंस। सही है? जब हम ये बिल अदा करते हैं तो हम खुशियां मनाते। समर आपने आखिर में आके ना वही वाली बात कर दी बिल्कुल। समर भाई का सवाल इतना प्यारा है, अब मुझे सबको बताना पड़ेगा। बोले सर कार्टेज एंड ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस सेम होता है? जबरदस्त भाई। अब आपके सवाल पे मैं क्या बोलूं, मैं पूरी कहानी सुना के आगे आप आखिर में बोल रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन और कार्टेज सेम होता है, तो फिर दोनों को अलग अलग क्यों लिखा है? मैं यहाँ पे स्लैश लगा के लिख देता कार्टेज एक्सपेंस, कॉमन सेंस की बात है भाई। मैंने अर्ज किया ये मैकेनिकल है और ये नॉन मैकेनिकल है। यहाँ पे इंसान या जानवर है जो सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रहा है, और यहाँ पे इंसान चला तो रहा है गाड़ी, जहाज, लेकिन वो खुद और उसको ऑपरेट कर रहा है, वो उसका हिस्सा नहीं है। वहां पे मैकेनिकल मेहनत शामिल हो गई। गाड़ी में इंजन है, जहाज में इंजन है। शुक्रिया, अगर अभी भी समझ में नहीं आया। आप लोग सो रहे होते हैं सब, मुझे लगता है। मैं किस पॉइंट पे आ गया हूं? ट्रैवलिंग भी हो गया, यूटिलिटी भी हो गया, और यूटिलिटी क्लियर भी हो गया, और अभी तक आप इसी कश्मकश में मुब्तला हैं। कन्वेंस समझाने की जरूरत है प्यारे बच्चों? जल्दी बोलें। कल समझाऊंगा फिर कन्वेंस, अगर समझाने की जरूरत है। ठीक है, अभी आपकी नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया है, तो अटेंडेंस सबने मार्क कर दी थी। एक बार क्या बता दूं? एक बार जल्दी बोलो अब्दुल्ला, एक बार क्या बता दूं? ये तो बोलो। कन्वेंस अबे बताया ही नहीं है तो एक बार क्यों बताऊं? ऐसी जल्दी से बता दूं, ये कहना चाह रहे हो? हाँ जल्दी से बता देता हूं, ये कर सकता हूं। असल में बात यह है कि बच्चे ट्रैवलिंग और कन्वेंस को मिक्स कर लेते हैं। ट्रैवलिंग जो है वो आम तौर पर बड़े टूर्स होते हैं, ट्रिप्स होते हैं बिजनेस के। कन्वेंस होती है विद इन सिटी। सही है? यानी आपने शहर में, आपने अपने सिटी में अपने किसी एम्प्लॉय को एक जगह से दूसरी जगह भेजा। सही है? जैसे आप जिस एरिया में रहते हैं, लेट सपोज आप गुलशन इकबाल में रहते हैं, तो आपने उसे बोला जरा हैदरी चले जाओ, जाके वहां से ये चीजें ले आओ। जाओ जाके अपना जनाब नीपा चौरंगी चले जाओ और वहां से जाके फोटोकॉपीज करवा के ले आओ। तो वो क्या अपने खर्चे पे जाएगा? नहीं, वो आपसे लेगा कन्वेंस चार्जेस, कन्वेंस एक्सपेंस। सही है? और अगर वो अपनी बाइक पे जा रहा है तो वो उसका पेट्रोल के पैसे लेगा, वो भी आपका कन्वेंस एक्सपेंस ही कहलाएगा। क्लियर? शुक्रिया। ना चाहने पे भी मैंने जल्दी से समझा दिया, आप लोगों के बोलने का बहुत बहुत शुक्रिया। चलें, यस सर लिख के भेज दीजिएगा हफ्सा, अगर आपने नहीं लिख के भेजा था। ओके, मेरी तरफ से सब लोगों को फिया अमान अल्लाह, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।